Good morning, students. Students, in last module, we have studied about the classification of objects, important of classification, materials के बारे में हमने study किया था, and atom, compound, and molecules के बारे में study किया था. आज हम देखेंगे properties of materials के बारे में. We use metals like copper और aluminium to make utensils for cooking purpose. हम घर पे जो utensils use करते हैं cooking purpose के लिए वो या तो copper का होता है या aluminium का होता है या steel का भी होता है. We never use paper for making such utensils because paper catch fire when placed on the burner of gas stove. हम कभी भी पेपर का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि अगर गैस स्टोव के ऊपर रखेंगे तो वो जल जाएगा. Hence, we choose a material to make an object depending on its property and purpose for which object is to be used. इसीलिए हमें मटेरियल को चूज करना पड़ता है उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमारा पर्पस क्या है और कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से पर्पस के लिए हमें यूज करना है उसके हिसाब से मटेरियल का सिलेक्शन किया जाता है. Let's study some of the properties of material that would be important for their use. यहाँ पे कुछ properties material की properties के बारे में दिखाया है जो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है. First one, appearance. Material usually look different from each other. Appearance means देखा. सारे मटेरियल्स एक दूसरे से जो अपीयरेंस होता है जो देखा होता है वो डिफरेंट होता है. प्लास्टिक का डिफरेंट होता है, पेपर का डिफरेंट होता है, स्टील का डिफरेंट होता है. Sand looks very different from wood. Obviously wood and sand दोनों different ही आपको दिखेंगे. Wood appear quite different from plastic. Wood plastic से different है. Plastic looks different from aluminium. Plastic aluminium से different दिखता है. Aluminium looks different from copper और iron. Aluminium, copper and iron से different दिखता है. Aluminium, copper and iron have some common characteristics that are not present in sand, wood and plastic. एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिफरेंट ही है टोटल सैंड, वुड एंड प्लास्टिक से क्योंकि इन सब का यूज़ हम यूटेंसिल्स के लिए कर सकते हैं लेकिन सैंड का, वुड का नहीं कर सकते हैं. लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. टू सेपरेट द शाइनिंग मटेरियल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ मटेरियल. यहाँ पे आपको मटेरियल दी है उसमें जो शाइनिंग मटेरियल है वो आपको सेपरेट करने हैं. मेथड. Rub the surface of each material with the sandpaper. आपको क्या करना है? Rub the surface of each material with the sandpaper. आपको मटेरियल को सैंडपेपर के साथ रब करना है. सैंडपेपर को कांच का अगर हम गुजराती में बोलते हैं. Observe whether each material is a shining or not. और फिर आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि मटेरियल शाइनिंग कर रहा है या नहीं. Separate the shining material from the non-shining material. यहाँ पे आपको शाइनिंग मटेरियल एंड जो नॉन शाइनिंग मटेरियल है वो सेपरेट करना है. The surface of material like iron rod, aluminium rod, copper wire are shining. Surface of material like wood piece, plastic, wood piece, plastic and paper are not shining. जब आप मटेरियल को सैंड पेपर के साथ रब करोगे तो आयरन रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड है, कॉपर वायर है वो शाइनिंग करना स्टार्ट कर देगा जब आप रब करोगे तो. बट जो वुड पीस है, प्लास्टिक है एंड पेपर है वो शाइनिंग नहीं करेगा. तो यहाँ पे हमें शाइनिंग एंड नॉन शाइनिंग मटेरियल है उसको डिफ्रेंशिएट किया. The special kind of shine present on a material, shine that appear when they are freshly cut, is called luster. Special kind of shining material में present होती है जिसको बोला जाता है luster या चमक. Material like iron, copper, aluminium that have a luster, shiny surface are called lustrous material. जिस मटेरियल में जो लस्टर या शाइनी सरफेस प्रेजेंट होती है लाइक आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है उस मटेरियल को बोला जाता है लस्टरियस मटेरियल. Material like paper, wood, plastic, cotton that do not have luster are called non-lustrous material. पेपर है, वुड है, प्लास्टिक है, कॉटन है. नाउअडेज तो अभी पेपर, कॉटन है, पेपर है उसमें भी शाइनिंग प्रेजेंट होती है बट वो आर्टिफिशियल शाइनिंग है, नेचुरल शाइनिंग नहीं होती है. तो ये मटेरियल को बोला जाता है नॉन लस्ट्रियस मटेरियल. यूजुअली मेटल एंड लस्ट्रियस, ज़्यादातर मेटल्स होती है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है वो लस्ट्रियस मटेरियल होता है. Gold and silver are used in making jewelry due to their lustrous nature. Gold and silver उसमें luster या shining present होती है इसलिए उसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. Some metals often lose their shine and appear dull because of action of air and moisture on them. लेकिन कुछ मेटल्स है जो उसकी शाइनिंग है वो स्लोली क्या हो जाती है,
ख़त्म हो जाती है, लूज हो जाती है एंड उसका डलनेस जैसा अपीयरेंस दिखने लगता है बिकॉज वो कंटिन्यू एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहेगा तब। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface। इसीलिए जब आपको luster जो शाइनी सरफेस है वो कब दिखेगी, जब आप फ्रेशली उसको कट करोगे। लाइक कॉपर वायर है, मैं उसको बीच में से कट करूँगी तो मुझे ऑन द स्पॉट आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे लस्ट्रस दिखेगा। लेकिन अगर वही कॉपर वायर कंटिन्यूसली एयर एंड मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रहेगा तो वो थोड़ा डल हो जाएगा। Second property, texture. When we touch a different material, we find that some are rough, some are smooth। जब हम कोई भी मटेरियल को टच करते हैं तब हमें कोई सरफेस है मटेरियल की वो रफ लगती है, कोई स्मूथ लगती है। रफ मटेरियल हैव अ बम्प एंड रिजिड्स ऑन देयर सरफेस दैट कैन बी फेल्ट। जो रफ सरफेस है वहाँ पे रिजिड्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि लॉन्ग नैरो जो रेज पार्ट होता है सरफेस का तो उसको रिजिड्स बोला जाता है। For example, wood, rocks, bark of tree and etc. are rough to touch। जब हम wood को या rocks को या bark of tree का जो bark होता है उसको टच करेंगे तो हमें उसकी जो surface है वो rough लगेगी। Smooth material have a no bumps or ridges and have a plain surface। लेकिन जो smooth materials होता है उसकी जो surface है वो totally plain होती है। So they are feel smooth, इसलिए हमें वो smooth surface लगती है, उसमें ridges या bumps नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास शीट है या फ्लावर पैटर्न्स है तो हमें वो क्या लगेगा, टच करेंगे तो हमें वो स्मूथनेस लगेगा। थर्ड मटेरियल की प्रॉपर्टी है हार्डनेस। टेक अ पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड आयरन रॉड, ट्राई अ कंप्रेस बोथ। आपको क्या लेना है, स्पॉन्ज जो हम स्पंज बोलते हैं एंड आयरन रॉड लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, फिर उन दोनों को प्रेस करना है तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, यू कैन इजीली कंप्रेस स्पॉन्ज बट आयरन रॉड कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली। जब आप स्पॉन्ज को जो स्पंज होता है उसको कंप्रेस करोगे तो इजीली वो कंप्रेस हो जाएगा, बट आयरन रॉड को करोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। जो मटेरियल को आप कंप्रेस, आप फोर्स लगा के उसका शेप चेंज कर सकते हो, उस मटेरियल को बोला जाता है सॉफ्ट मटेरियल। फॉर्म, मेल्टेड वैक्स, स्पॉन्ज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। यहाँ पे आपको सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल के टू एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। जो मटेरियल को हम कंप्रेस करते हैं तब वो सॉफ्ट नहीं होता है, कंप्रेस्ड जब हम फोर्स लगाते हैं तब वो कंप्रेस्ड नहीं होता है, दैट इज नोन एज हार्ड मटेरियल। मोस्ट मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर हार्ड। ज़्यादातर मेटल्स है लाइक आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, वो सारा हार्ड मटेरियल में आता है। Because of this quality of hardness, metal are used to make a household utensils and factory equipment। इसीलिए हार्डनेस की वजह से ही मेटल्स का यूज़ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में किया जाता है। इसके अलावा जो फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जो मशीन्स यूज़ होते हैं, उसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन एक इंफॉर्मेशन दी है, डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो सबसे हार्डेस्ट होता है। सो डायमंड आर यूज एज अ टूल फॉर कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग रॉक्स। इसीलिए डायमंड का यूज ग्लास को कट करने के लिए एंड रॉक्स को ग्राइंडिंग करने के लिए किया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल। टेक अ ग्लास और अ बिकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ क्लीन वाटर। आपको एक बीकर लेना है और उसमें जो बीकर है उसमें 3/4 आपको पानी क्लियर वाटर है वो ऐड करना है, फिल करना है। एड हाफ अ स्पूनफुल ऑफ शुगर इन इट। अभी आपको हाफ टेबल स्पून शुगर की उसके अंदर डालनी है। स्टीर द कॉन्टेक्ट विद द स्पून। अभी आपको हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व। आपको कंटिन्यू थोड़ी देर हिलाना है और फिर थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्वेशन करना है। यू फाइंड दैट शुगर हैज डिसअपियर। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो शुगर वहाँ से चली जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। वो क्यों हुआ? दिस shows that sugar dissolve in water और sugar is soluble in water। ये हमें ये प्रूव करता है कि जो शुगर है वो पानी में क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, मिक्स हो गई टोटली या सॉल्यूबल हो गई। नाउ टेस्ट द वाटर, व्हाट डू यू फाइंड? वाटर इज टेस्ट स्वीट। अभी आप पानी को टेस्ट करना है और आपको पानी कैसा लगेगा, स्वीट टेस्ट लगेगा, क्योंकि जो शुगर है वो टोटली पानी के साथ सॉल्यूबल हो गई। This is because sugar is still there in water, but its particles have become so small and have spread uniformly in water that we cannot see them। Sugar पानी के अंदर प्रेजेंट ही है, टोटली ऐसे डिसअपियर मीन्स चली नहीं गई है, वो पानी के अंदर प्रेजेंट है बट उसके पार्टिकल्स इतने स्मॉल हो गई है कि हम ऐसा नहीं देख सकते और यूनिफॉर्मली वो पानी के साथ मिक्स हो गई है। नाउ टेक अनदर बीकर एंड फिल 3/4 ऑफ इट विथ वाटर। फिर दूसरा बीकर लेना है और फिर से आपको 3/4 ऑफ पानी फिल करना है। एड हाफ
अ स्पूनफुल ऑफ सेंट इन इट, अभी आपको हाफ टेबल स्पून उसके अंदर सेंट डाली है. स्टेर द कंटेंट विथ अ स्पून एंड ऑब्जर्व, फिर उसको हिलाना है एंड ऑब्जर्वेशन करना है. यू फाइंड दैट द सेंट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ बीकर, आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा कि सेंट है वो बीकर में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा. Thus, we can say that sand does not dissolve in water और sand is insoluble in water. आप ऐसा बोल सकते हो कि sand पानी में dissolve नहीं हुआ, mix नहीं हुआ. For that is known as insoluble in water. तो sand है वो पानी में insoluble हो गई. देखो आपको यहाँ पे दिखाया है sand नीचे settle down हो जाएगी. नेक्स्ट है solubility of solid in water and solubility of liquid in water. उसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टडी करेंगे.